मनी मंत्रा एक ऐसा शो जहां आपको निवेश और उससे जुड़ी हर खबर की मिलती है समझाइश। निवेश की शुरुआत करने से पहले या रिटायरमेंट के बाद तक आप कैसे अपनी आर्थिक जिंदगी को पटरी पर रख सकते हैं, इसी पर फोकस करता है मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। देखते हैं क्या है ऑन द शो। आरबीआई ने नहीं किए ब्याज दरों में कोई बदलाव, लेकिन क्या निकली आपके डेट पोर्टफोलियो से जुड़ी मतलब की बात, समझिए मनी मंत्रा पर आज। क्यों बचे लंबी अवधि के फिक्स्ड इनकम निवेश से, किस तरह के डेट फंड को करें अपने पोर्टफोलियो में शामिल, जानिए आज मनी मंत्रा से। कैसे निपटे महंगाई से, घर का बजट हो या निवेश पोर्टफोलियो, महंगाई के साए से दूर रखें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए आज के बेहद खास शो की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ बेहद खास मेहमान भी हैं। आज मेरे साथ है मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या और साथ ही मिरर एसेट इन्वेस्टमेंट के सीआईओ फिक्स्ड इनकम महेंद्र जाजू। आप दोनों का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है और बात होगी आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की। तो जाजू जी, सबसे पहले तो आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी। हमने साफ तौर से ब्याज दरों में तो कोई बदलाव होते हुए नहीं देखा है, लेकिन अकोमोडेटिव स्टैंड लिया गया है। अमूमन इस तरह की टेक्निकल चीज़ें हम आसान करके समझाना चाहते हैं लोगों को। मनी मंत्रा के दर्शकों को अगर आप आरबीआई गवर्नर का आज का स्टैंड पॉलिसी को लेकर आसान भाषा में सिंप्लीफाई कराना चाहें या करना चाहें तो वो क्या होगा? अकोमोडेटिव स्टैंड का मतलब क्या है? ब्याज में बदलाव करने के नहीं करने के पीछे क्या कारण है? देखिए, अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि जो ग्रोथ रेट है हमारा, कोविड के डिसरप्शन के बाद इकोनॉमी थोड़ी सी अब वापस ट्रैक पर आ रही है और वैक्सीनेशन काफी जोर शोर से चल रहा है। तो धीरे धीरे जो इकोनॉमी है, वो सेक्टर्स जो बंद थे वो धीरे धीरे अब इकोनॉमी खुल रही है। तो इस समय में एक जरूरत है कि जो इंडस्ट्री है और इकोनॉमी है उनको लो इंटरेस्ट रेट का सपोर्ट मिलता रहे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि जो हाउसिंग लोन है अभी वो 6.5 से 7% के रेंज में है। तो कम ब्याज दर होने के कारण ईएमआई कम होती है, तो उससे लोग घर खरीद रहे हैं, उससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब मिलते हैं। तो आरबीआई नहीं चाहता है कि इस माहौल में उसको डिस्टर्ब किया जाए। इस समय बहुत जरूरत है कि ग्रोथ को बरकरार के रखा जाए और ग्रोथ और ज्यादा गति से हो, इसके लिए सपोर्ट दिया जाए। तो आरबीआई चाहता है कि इंटरेस्ट रेट्स को लो रखा जाए, लेकिन उसके साथ साथ एक तरफ जहां ग्रोथ की जरूरत है, दूसरी तरफ एक इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आज भारत में जितनी नहीं है उतनी यूएस वगैरह जगह पे, जहां यूएस में इन्फ्लेशन करीब करीब 5.5% चल रहा है। तो यूएस में जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उन्होंने अब संकेत दिया है कि वो शायद वहां जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको कम करे या आगे चलकर 2022 में कहीं जाकर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी से भी लिंक्ड है। तो यूएस जो है वो मदर मार्केट है, वहां पर यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या वहां पर लिक्विडिटी कम होती है तो उसका असर हमारे देश के मार्केट्स पे आगे पीछे पड़ेगा। तो आरबीआई को वहां पर भी एक मेजर लेना है। तो आरबीआई ने, जैसे आपने बताया कि ये ब्याज दरों को चेंज नहीं किया, हाँ। लेकिन उन्होंने शायद जो एक वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो जिसको हम बोलते हैं, उसके तहत वो बाजार से लिक्विडिटी थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं और इस चक्कर में थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म रेट्स है वो थोड़ा ऊपर जाएगी। तो आरबीआई ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, जो कि उन्होंने मार्केट इस को मुद्दे थोड़ा को सा मैं समझना चाहूंगी, सेंसिटाइज कर लेकिन दिया इस कि पर आगे हम चल बाद में के हमें आएंगे। जो लिक्विडिटी की आप बात कर रहे हैं और जिस तरह से इसको बाजार से बाहर निकाला जा रहा है, इसको लेकर विस्तार से हमें समझना होगा, आसान भाषा में समझाना भी होगा दर्शकों को। लेकिन अर्नव जी, आपके पास में आऊंगी। देखिए, ग्रोथ को तवज्जो तो दी जा रही है, लेकिन एक आम आदमी के लिहाज से अगर मैं पॉलिसी को समझना चाहूँ तो जिस तरह से महंगाई को लेकर कंसर्न जताए हैं, आने वाले वक्त में इसके बढ़ने की संभावना या आशंका भी जताई है। इसका मतलब क्या है? अभी फिलहाल महंगाई दर क्या काबू में है? आने वाले वक्त में जैसा कि कहा जा रहा है कि क्योंकि ग्लोबली हम देख रहे हैं कि महंगाई एक सरदर्द है, आने वाले वक्त में ये कितनी बड़ी परेशानी एक आम आदमी के लिए बन सकती है? देखिए, अगर आप देखें तो महंगाई चारों ओर से बढ़ रही है और इसके कई कारण। एक तो कारण ये है
कि ओवरऑल दुनिया भर में लिक्विडिटी काफी है, लेकिन उसके साथ एक दूसरा कारण ये भी है कि सप्लाई जो है कई चीजों का वो हो नहीं पा रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए, आप ऑटो सेक्टर में देखिए, ऑटो सेक्टर में डिमांड है, लेकिन वो डिमांड दुनिया भर में मीट नहीं हो पा रही है क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। उसी तरह आप देखें तो दुनिया भर में कोल की शॉर्टेज है। कोल की शॉर्टेज को लेके आपको पावर जनरेशन में तकलीफ हो रही है, तो यहां से चीजें एक्सपेंसिव हो रही है। इसके साथ अगर आप ऑयल प्राइसेस देखें तो वहां पर भी एक वो मल्टी ईयर हाइस हो रहे हैं, तो उसी से भी एक पूरा इन्फ्लेशन का प्रेशर आता है। तो ये सभी चीजें अगर आप साथ में देखें तो ये दर्शाता है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है। अगर हम पिछले 2-3 महीनों का एक्चुअल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का नंबर देखें इंडिया में, तो वो थोड़े राहत की बात दे रहा है, क्योंकि जो आरबीआई का बैंड है उसके नीचे आ गया। यानी कि आरबीआई मानता है कि 6% तक अगर इन्फ्लेशन हो तो वो चिंता की कारण नहीं है, तो उसके नीचे आ चुका है। पर वो क्यों आया है ये देखना जरूरी है, और वो इसलिए आया है क्योंकि जो प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कंट्रोल में है, वो कम हुए हैं, इसीलिए आया है। लेकिन अगर हम पूरी इन्फ्लेशन की बास्केट देखें तो वहां पर कई और चीजें हैं जो धीरे धीरे महंगी हो रही है और आगे जाते महंगी होगी। तो इसको लेकर लोगों में भी चिंता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इसका असर आगे जाते हुए शायद आपको मॉनेटरी पॉलिसी में भी दिखे। तो ये एक बात है जिस पर लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा-सा इसको विस्तार से हम समझाते हैं, और क्योंकि जाजू साहब हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं, अभी तकनीकी दिक्कत आ रही है। लेकिन अर्नव जी, लिक्विडिटी की उन्होंने बात की, क्योंकि लिक्विडिटी कोविड की महामारी के चलते बाजार में पंपिंग करने की कोशिश की गई है। अब उसको निकालने पर किस तरह से मेरे निवेश पर और ख़ासतौर से बॉन्ड यील्ड्स पर असर पड़ेगा, मेरे निवेश पोर्टफोलियो पर इस पर किस तरह से असर पड़ेगा, ये हमें समझना है। देखिए, जब ज्यादा लिक्विडिटी बाजार में होती है तब उसका मीनिंग क्या होता है कि सप्लाई काफी है, तो उससे ब्याज दरें कम हो जाती है। जैसे जैसे लिक्विडिटी बाजार में से सेंट्रल बैंक बाहर निकलता है तो ऑटोमेटिकली जो पैसा है वो कम हो जाता है, और इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट्स है या यील्ड जिसे हम कहते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट में, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक चिंता का कारण हो सकता है, खास करके डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जैसे ही ब्याज की दरें बढ़ती है इन द सेकेंडरी मार्केट, तो जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के प्राइसेस है वो कम हो जाते हैं, और उसकी इम्पैक्ट आपको सीधा नेट एसेट वैल्यू में दिखता है। तो इसीलिए जब लिक्विडिटी को बाहर निकाला जाता है तो चांसेस ये होता है कि डेट इन्वेस्टर्स, खास करके डेट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स, उनको शायद एक थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार की लिक्विडिटी निकाली जा रही है। यानी कि अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसे निकाली जा रही है सेंट्रल बैंक की तरफ से, तो शायद उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक्सेस यानी कि जो जरूरत से ज्यादा लिक्विडिटी है सिर्फ उसे निकाला जा रहा है। तो इस प्रकार का जो फेज्ड विड्रॉल होता है लिक्विडिटी का, ध्यान में रख के कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तब ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए एक उसका इम्पैक्ट कम होता है। चलिए, तो इसी को हम और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि कितनी लिक्विडिटी को और किस तरह की लिक्विडिटी को निकाला जा रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसी के मुताबिक हमारे डेट पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मनी मंत्रा में हमें सीधा मतलब की बात करनी है, जहां पर जो टेक अवे एक आम आदमी के लिए निकल रहे हैं इस पॉलिसी में से, उसी पर हम बात करेंगे अर्नव जी। क्योंकि साफ तौर से क्या हम ये अब समझें कि हमारी जो EMI है होम लोन की या जिस भी तरह की लोन की, उसके बदलाव नहीं होगा, उसमें हमारे FD को लेके जो रेट्स बढ़ने या घटने की आशंका थी उसमें भी अभी कोई छेड़छाड़ होने वाला नहीं है। मुद्दे की बात आपके डेट पोर्टफोलियो पर होगी, और इसी पर हम फोकस भी करेंगे। बॉन्ड प्राइसेस और आपके डेट पोर्टफोलियो में कनेक्शन जो है वो आपको समझना बहुत जरूरी होगा। अर्नव जी जी जरूर। अगर आप देखें तो ये आज का जो क्रेडिट पॉलिसी आज की आई है, उससे मेरे हिसाब से बैंक्स कोई जल्दबाजी में ना वो फिक्स डिपॉजिट्स के रेट घटाने या बढ़ाने वाले हैं, नॉर वो अपने लोन्स को इमीडिएटली रिप्राइस करने वाले हैं। तो उस हिसाब से आपके EMI पर और आपके जो फिक्स डिपॉजिट पर आपको जो ब्याज मिल रहा है उस पर इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन
दूसरी बात जो है, जो डेट म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स हैं, उनको आगे जाते हुए की सिचुएशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक क्या हुआ वो एक चीज है, लेकिन डेट इन्वेस्टर्स जब कोई अगला इन्वेस्टमेंट होराइजन देख के जब वो निवेश करता है, तो उनको देखना चाहिए कि आगे जाते हुए इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन क्या है और वहां पर क्या स्थिति है। तो उसको ध्यान में रखते हुए डेट इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन का रिस्क ज्यादा है और चांसेस ये है कि वहां पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो ओवरऑल यील्ड्स भी बढ़ने शुरू हो जाए, तो वो ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म डेट प्रोडक्ट से फॉर द मोमेंट कहीं थोड़े समय के लिए वहां से दूर रहना होगा, और दूसरे कैटेगरीज ऑफ डेट म्यूचुअल फंड पे ध्यान करना होगा जहां पर उनका रिस्क कंटेन्ड है। ऑलराइट, डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। अब इस करंट सिनेरियो में जिस तरह से लिक्विडिटी निकालने की बात हो रही है, किन किन तरह के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, क्योंकि डेट की इतनी बड़ी कैटेगरी है अर्णव जी, निवेशकों के लिए समझना आसान है कि उनकी कितनी अवधि के लिए उनको किस तरह के डेट प्रोडक्ट में निवेश करना है, लेकिन इस सिनेरियो में किस तरह की अवधि के डेट इंस्ट्रूमेंट में आपको अपने आप को लॉक इन करना चाहिए और किससे कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, इस पर अब फोकस करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट फंड्स को हमें क्या फिलहाल उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे बचना चाहिए? जी जरूर, जैसे ही मैंने कहा कि क्योंकि लॉन्गर टर्म में यानी कि थोड़े महीनों में इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, तो आपको पता नहीं है कि अगली पॉलिसी या उसके बाद वाली पॉलिसी में आरबीआई कैसा रुख अपनाता है, क्योंकि आज एकोमोडेटिव स्टैंस है, लेकिन वो एकोमोडेटिव स्टैंस को बदला भी जा सकता है अगली पॉलिसी में। तो उसको ध्यान में रखते हुए फॉर द मोमेंट डेट म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स को थोड़ा अपना रिस्क कम करने के लिए इस प्रकार के लॉन्ग टर्म डेट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जिनमें जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इनके पोर्टफोलियो में होता है वो लंबी अवधि के होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। और उसके सामने वो या तो कोई डायनामिक बॉन्ड फंड में जाए, क्योंकि डायनामिक बॉन्ड फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर को ऑप्शन रहता है कि वो किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स पूरे पोर्टफोलियो में रख सकता है, तो वो सिचुएशन को देखते हुए उसके मुताबिक अपना पोर्टफोलियो चेंज करता है, उसके जो ड्यूरेशन है यानी कि होल्डिंग्स की अवधि है वो भी चेंज करते रहते हैं। तो डायनामिक बॉन्ड फंड्स एक अच्छी कैटेगरी है जहां पर डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। उसके साथ ही पीएसयू और बैंकिंग और डेट फंड जो होते हैं, तो वो एक दूसरी कैटेगरी है जहां पर आपको अगर थोड़े लंबे समय के लिए पैसा रखना है तो वहां पर आप जाके रख सकते हैं। चलिए, महेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, अब थोड़ा सा डेट एलोकेशन पर हम बात कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में इसको किस तरह आपको रखना चाहिए, क्योंकि देखिए कंजर्वेटिव जो निवेशक होता है वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, लेकिन डेट में भी रिस्क जुड़ा होता है, खासतौर से इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न होगा आपकी एक कंटिन्यूस कमाई पर जो कि आप डेट से करना चाहते हैं। ओवरऑल अपने डेट को रिवैम्प करने के लिए अभी क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टर को ये देखना है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका होराइजन क्या है। यदि उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल से ज्यादा है, तो जैसे अभी वो बता रहे थे कि बैंकिंग पीएसयू फंड है या डायनेमिक बॉन्ड फंड है, वो अच्छा है, बिकॉज हमने देखा है रिपीटेडली इंटरेस्ट रेट साइकिल्स जो है वो चलते रहते हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। तो जो इन्वेस्टर पूरा एक इंटरेस्ट रेट साइकिल इन्वेस्टेड रहता है वो सबसे अच्छा रिटर्न कमाते हैं, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो जहां पर एक तरफ एनएवी कम होती है, लेकिन उस समय फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो हायर इंटरेस्ट रेट पे नया इन्वेस्टमेंट कर सके। तो जहां तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो मैं बताऊंगा कि बैंकिंग पीएसयू और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, अच्छे फंड है, लेकिन जिनको अगले कुछ 6 महीने में 8 महीने में पैसे चाहिए या जिनका रिस्क एपिटाइट बहुत कम है, बिकॉज रिस्क भी अलग अलग लोग अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं, तो जिनका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है उनके लिए मैं बोलूंगा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड एक कैटेगरी होती है, लो ड्यूरेशन कैटेगरी होती है, मनी मार्केट कैटेगरी होती है, जहां पर लोग टिपिकली 6 से 1 साल का इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो वो इस माहौल के लिए बहुत उपयुक्त है। तो जनरली डिवाइडिंग इन 2 पार्ट्स, जो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है या जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, उनके लिए अल्ट्रा शॉर्ट लो ड्यूरेशन, और जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि 3 साल से ज्यादा वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट भी मिलता है, जो कि बहुत सब्सटेंशियल पार्ट होता है इन टर्म्स ऑफ उनकी जो टोटल रिटर्न होती है। तो उनको फिर
बिना इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के बारे में चिंता किए बना रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डेट एक ऐसा कंपोनेंट है महेंद्र जी, जो कि आपके पोर्टफोलियो में आपको रखना ही चाहिए, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके लक्ष्य क्या है। किसी ने अगर अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लंबी अवधि के लिए बना रखा है तो कैसे इस तरह की डेवलपमेंट्स को काउंट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, या आपके मुताबिक इस तरह के डेवलपमेंट्स जो होते हैं, और क्योंकि ये तो लगातार आते ही रहते हैं, आपको अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए और कोई मोटे मोटे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मुख्य बदलाव करने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बिकॉज देखिए, इन्वेस्टर जो होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि रिस्क प्रोफाइल किसी इन्वेस्टर का अलग होता है वगैरह, बट एक चीज जो हर इन्वेस्टर में कॉमन होती है कि उनको अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए, और आप जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहोगे आपके रिटर्न्स अच्छे होने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। फिर जो दूसरा फैक्टर आता है कि आप कितनी रिस्क ले सकते हो या आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, तो उसमें कई बार जो रिस्क की डेफिनेशन है वही लोग सही नहीं कर पाते हैं। तो आप रिस्क को कैसे डिफाइन करते हो? आपके लिए 5% ड्रॉडाउन या 10% ड्रॉडाउन या 20% ड्रॉडाउन आपका पर्पज क्या है? क्योंकि डेट, जैसा आपने बताया, हर पोर्टफोलियो में जरूरी है, और आप यदि रिस्क जो ले सकते हो वो रिस्क आप नहीं ले रहे हो, या जितनी रिस्क आप ले सकते हो उससे कम ले रहे हो, या आप रिस्क को गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हो, तो आपका जो मेन पर्पज है इन्वेस्टमेंट करने का, कि आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल LIC का एग्जांपल ले लो, और वो तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, तो अब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर अपना सारा पोर्टफोलियो बेच के बैठ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट रेट शायद ऊपर जाए, दैट इज नॉट द ओनली रीजन कि आप पूरा अपना पोर्टफोलियो को उलटफेर कर दे। उससे कुछ, हमारा जो एक्सपीरियंस है, कुछ मेजर बेनिफिट नहीं होता है। जो सबसे अच्छे रिटर्न आते हैं, आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और एक कंप्लीट इंटरेस्ट रेट साइकिल, जैसे कि एक बार इंटरेस्ट रेट ऊपर गए फिर नीचे आए, उस साइकिल पे जो पूरा इन्वेस्टेड रहता है। और दूसरी चीज की, यदि किसी को कंसर्न है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो हमारे एनएवी का क्या होगा, हमारे रिटर्न का क्या होगा, उनके लिए एक अच्छा सजेशन है कि वो डेट में भी SIP करें। जैसे इक्विटी मार्केट में ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी होती है, तो लोग उसको SIP के थ्रू कैप्चर करते हैं। सो वॉलेटिलिटी से वो एडवर्सली अफेक्टेड होने के बजाय दे बेनिफिट फ्रॉम वॉलेटिलिटी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एवरेजिंग। तो डेट फंड्स में भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको SIP करना चाहिए, ताकि किस्तों में निवेश करना चाहिए। जी जी। लेकिन एक और अहम चीज़ जो कि पॉलिसी में आई है, और इस पे थोड़ा सा हमें फोकस करना चाहिए अर्नव जी, IMPS की ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया है, और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और कई बार हमने मनी मंत्रा में इस पर बात भी की है, ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स को जो है ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और मेरे ख्याल से इसका पायलट भी काफ़ी जगह पर शुरू हो चुका है। दोनों ही बातों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट एज एन इन्वेस्टर और एक ग्राहक और एज अ पेयर क्या पड़ता है? हम एक के बाद एक लेते हैं, ये दोनों का इम्पैक्ट। पहले लेते हैं IMPS। देखो, IMPS एक ऐसा मोड ऑफ पेमेंट है ऑनलाइन का, जहां पर आप इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी बैंक अकाउंट में। तो ये एक बहुत अच्छी सी सुविधा है, जहां पर आप छोटे से छोटी रकम आप वहां किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसकी जो लिमिट थी पहले, वो पर ट्रांजैक्शन 2 लाख की थी, तो वो लिमिट 2 लाख के बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। तो यानी कि ज्यादा ट्रांजैक्शंस आप IMPS के द्वारा कर सकते हैं। इसका मतलब फॉर अ नॉर्मल यूजर फर्स्ट यही होता है कि आपकी कन्वीनियंस बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए IMPS आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें पहले जैसे आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि आज बैंक हॉलीडे है नहीं है, ये इमीडिएटली आपको पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो ये लिमिट बढ़ने से कन्वीनियंस बढ़ जाती है। दूसरी बात जो आपने कही थी कि ऑफलाइन जो पेमेंट मोड्स की पूरी सिस्टम है, वहां पर RBI ध्यान दे रही है। ये क्या होता है कि डिजिटली ऑफलाइन मोड एक ऐसा मोड होता है जहां पर आप अपना कार्ड का इस्तेमाल करते हो, लेकिन
नॉर्मली जब आप कोई भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन, यानी कि जो मशीन होता है कार्ड रीड करने का, या जिसमें आप डालकर चिप वाला कार्ड डाल के आप पिन डालते हो, वो नॉर्मली इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। अब हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा या तो अच्छी नहीं है या स्ट्रांग नहीं है। तो ये सब के लिए एक ऐसी ये सुविधा बनाई जा रही है जहां पर आपके कार्ड में ही एक अमाउंट लोड किया जाएगा। तो जब आप उसको इस्तेमाल करते हो, तो जिस मर्चेंट या जिस दुकान पे आप इस्तेमाल करते हो, उनके पास जो है वहां पर उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, यानी कि बिल्कुल। इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने पर भी आपका कार्ड वहां पर आप इस्तेमाल कर सकोगे। तो ये एब्सोल्युटली, एक तो यहाँ पर revolutionary ऑफलाइन change। पेमेंट्स भी अब करना मुमकिन हो जाएगा। धीरे धीरे हम तमाम शहरों में इसको लागू होता हुआ भी देखेंगे। तो मोटी बात इस आरबीआई पॉलिसी में से जो आपके लिए निकल कर आई है वो है आपके डेट पोर्टफोलियो के लिए। अगर आप छोटी अवधि के लिए पैसे पार्किंग करना चाहते हैं तो हमने आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड, पीएसयू एंड बैंकिंग और साथ ही डायनेमिक बॉन्ड फंड में निवेश करने की सलाह दी है। और इसी के साथ साथ महंगाई एक बहुत बड़ा कंसर्न आपके लिए हो सकता है आने वाले वक्त में, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको महंगाई को मात देने वाले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पोर्टफोलियो में इनको जगह देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।